नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज भूकंप की मार झेल रहे तुर्की ने कतर के शासक को तरजीह देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फिर बेइज्जती कर दी। अमेरिका के अलावा चीन में भी जासूसी गुब्बारे के मंडराने से हड़कंप मच गया। IMF से लगे झटके के बाद पाकिस्तान ने कर्ज के लिए UAE के आगे हाथ फैला दिया और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश कुमार असमंजस में पड़ गए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तुर्की ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर बेइज्जत कर दिया, क्योंकि कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ तुर्की का दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की। अपने दौरे से पहले उन्होंने तुर्की के लोगों की मदद के लिए अच्छी खासी डोनेशन भी दी, जिसके बाद कतर के शासक ने तुर्की का दौरा किया। जबकि पिछले ही हफ्ते तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को तुर्की का दौरा करने से मना कर दिया था और कहा था कि तुर्की राहत और बचाव में व्यस्त है, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां न आए। जिसके बाद खुद को तुर्की का दोस्त बताने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो गया। और शहबाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि तुर्की में भूकंप आने के बाद उन्होंने ढोल पीटकर दुनिया को बताया कि वो तुर्की जाएंगे। उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधिमंडल भी तुर्की जाने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की ने शहबाज शरीफ को तुर्की आने से मना कर दिया और कहा कि उसकी सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में बिजी है। यानी एर्दोआन ने घुमा फिराकर शहबाज शरीफ से कह दिया कि अगर उनका प्रतिनिधिमंडल तुर्की आया तो उनके पास उनकी खातिरदारी करने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों ने तुर्की की कमर तोड़ दी और ऐसे वक्त में उसे विदेशी नेताओं के दौरों की नहीं बल्कि उनकी मदद की जरूरत है। और भीख मांग रहे पाकिस्तान ने तुर्की को जो मदद दी वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। यही नहीं, शहबाज एंड कंपनी मेहमान नवाजी करवाने तुर्की जाना चाहती थी, जबकि कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने खुद जाने से पहले तुर्की की मदद की, वहां करोड़ों का सामान भिजवाया और फिर वहां पहुंचे। तुर्की ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत किया और एर्दोआन और कतर के शासक की मुलाकात हुई। यानी पाकिस्तान के गाल पर तुर्की ने दूसरा तमाशा मारा है, वो भी करारा। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि वो और तुर्की भाई भाई हैं, दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुसीबत में सबसे पहले एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन इस बार तुर्की ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि मुसीबत के समय वो कतर और भारत जैसे देशों की ओर देखेगा, क्योंकि जिस पाकिस्तान का खजाना खुद खाली है वो भला उसकी क्या मदद करेगा। और इसीलिए भूकंप से बर्बाद हुए तुर्की ने पाकिस्तान से दूरी बना ली, जिससे शहबाज शरीफ की ऐसी नाक कटी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पाकिस्तान में भी इस बात पर उनकी खूब थू-थू हुई। इन्होंने करना क्या था जाके, आपको भी पता है, मांगना ही था। यानी जो बात पाकिस्तान की जनता को पहले से पता थी, तुर्की ने वही किया और उस देश के नेता को एंट्री दी जो उसकी मुसीबत बढ़ाने नहीं बल्कि उसकी मुसीबत कम करने तुर्की पहुंचा। वहां कुदरती आफत का वही सामना कर रहे तुर्की के लिए भारत किसी मसीहा से कम नहीं है। तुर्की के लोग तो भारत के मुरीद हो रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के कदम की तारीफ हो रही है, लेकिन भारत की ये तारीफ पाकिस्तान की सरकार के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि वहां के लोग इसके लिए पाकिस्तान की सरकार को कोसने से पीछे नहीं हट रहे। आज इंडिया तुर्की भाई भाई का नारा ना लग रहा होता, पाकिस्तान तुर्की भाई भाई का नारा लग रहा होता। तुर्की की मदद करने के मामले में भारत सरकार दुनिया के विकसित देशों को भी पीछे छोड़ चुकी है, इसीलिए वहां इंडिया तुर्की भाई भाई के नारे लगने की खबर है। ये बात पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आ रही, खासतौर पर तब जब तुर्की ने शहबाज शरीफ का दौरा रद्द कर दिया हो। पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच अब कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नहीं है। इस वक्त तो हमें अपना सर्वाइवल सबसे ज्यादा अजीज है। पाकिस्तान के कई पत्रकार इंटरनेट पर इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा इनमें साफ दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों में जितना गुस्सा पाकिस्तान की सरकारों और वहां के नेताओं के लिए है, भारत के लिए उतना ही प्यार और कद्र दिख रही है। मुस्लिम देश तुर्की की मदद कर भारत सरकार ने पाकिस्तान के लोगों का भी दिल जीत लिया और अब तो पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को भारत को सलाम करने की नसीहत दे रहे हैं। चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों को अब पिछले साल की बाढ़ भी याद आ रही है। पिछले साल आई बाढ़ ने पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा दिया था। 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ था। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान उनकी भी मदद कर सकता था, बशर्ते पाकिस्तान ने दुश्मनी के बीज न बोए होते। ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता। पाकिस्तान की परेशानी यह है कि उसकी झोली पूरी तरह खाली है। कंगाल और बेहाल पाकिस्तान तुर्की की तो क्या, अपनी खुद की भी मदद करने लायक नहीं है और उसकी यही लाचारी उसकी फजीहत की वजह बन रही है।
ब्रेकिंग न्यूज तुर्की से। तुर्की में भूकंप के 2 और झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 और 4.6 मापी गई। वहां के अलग अलग इलाकों में 2 घंटे के अंदर 2 जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। 1 हफ्ते पहले आए भूकंप के बाद से वहां भूकंप के झटके आने अब तक बंद नहीं हुए हैं। इस बीच तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने केवल जान माल का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि कुदरत को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया। भूकंप की वजह है तुर्की में एक सैकड़ों फीट चौड़ी खाई बन गई है, जबकि भूकंप से पहले वहां दूर दूर तक घना जंगल हुआ करता था। लेकिन जब भूकंप आया तो धरती ऐसे फट गई जैसे कोई क्रिकेट की गेंद 2 टुकड़ों में फट गई हो। ये वीडियो जब इंटरनेट पर आया तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में साफ दिखा कि हरे भरे जंगल के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। लोग ये जानकर भी हैरान हैं कि 6 फरवरी से पहले तक ये इलाका सिर्फ एक हरा भरा जंगल था। काफी ऊंचाई से लिए गए वीडियो में जो खाई दिख रही है उसकी चौड़ाई 650 फीट है, यानी 200 मीटर से भी ज्यादा। इतनी चौड़ी जगह में एक क्रिकेट का मैदान आराम से तैयार हो सकता है, जबकि इस खाई की गहराई भी 100 फीट बताई जा रही है। आमतौर पर इतनी गहराई पर धरती में अंडरग्राउंड पानी मिल जाता है। ये तबाही दक्षिणी तुर्की के एक प्रांत की है, जिसकी सीमा सीरिया से लगती है। उधर तुर्की में भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले शहर कार्बनरास में न्यूज 18 की टीम पहुंची। जब 6 फरवरी को तुर्की में 7.5 का तीव्रता का भूकंप आया था, तब उसका केंद्र यही शहर था, जिस वजह से कार्बनमरस तुर्की की उन जगहों में शामिल हो गया जहां भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही मची। इसी जगह न्यूज 18 की टीम पहुंची और वहां जो तबाही का मंजर देखने को मिला उसने रूह कपा कर रख दी। वहां के एक इलाके को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया। वहां जहां तक नजर गई सिर्फ धराशायी हो चुकी इमारतों का मलबा ही देखने को मिला। पूरी जो इमारतें थी वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसी तस्वीर हमें नहीं दिखाई दी। उस इलाके में क्या रिहायशी इमारतें और क्या बाजार, सब कुछ मलबे में तब्दील दिखा। और मलबा भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि वहां करीब 20 से 25 फीट ऊंचे मलबे का ढेर जगह जगह लगा दिखाई दिया। इन हालात में हजारों लोगों ने अपनों को तो खोया ही, साथ ही उनके सिर से छत भी छिन गई, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों ने उनके आशियानों को ढेर कर दिया और वो राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। लेकिन उन लोगों के सामने चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। राहत शिविरों में सिर छुपाने के लिए भी उन लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ा। कई घंटों तक उन राहत शिविरों में जगह ढूंढने के लिए जूझना पड़ा। जरा इस पूरे एक प्रेमिसेस को देखिए, एक परिसर को देखिए, ये लाइन देखिए कितनी बड़ी ये लाइन है। ऐसे में तुर्की के नागरिकों के सामने पेट भरने की भी समस्या खड़ी हो गई। जो लोग 6 फरवरी से पहले खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, वो राहत सामग्री के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए। इस बीच तुर्की में सैकड़ों बिल्डरों पर भूकंप की गाज गिर गई, क्योंकि वहां 100 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे इलाकों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जहां भूकंप के तेज झटकों का खतरा हमेशा कायम रहता है। यही कारण रहा कि वहां 1 हफ्ते पहले आए भूकंप से तबाह हो चुकी कई इमारतों को बनाने वाले 100 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जबकि तुर्की पुलिस अब तक 12 लोगों को कस्टडी में ले भी चुकी है। और कहा जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार होने वाले बिल्डरों की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन आरोप है कि इसे आपदा में तब्दील करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि बीते कई साल से जानकार ये कहते आ रहे थे कि दक्षिणी तुर्की में बनी कई इमारतें लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन लोगों का साफ कहना था कि भ्रष्टाचार और तुर्की सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार पर आरोप है कि उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उछाल लाने के लिए कई नीतियों में बदलाव किए थे। ये जानते हुए भी कि वो इलाके भूकंप आने से कभी भी खंडर में बदल सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो जितनी तबाही अभी तुर्की में मची है उसे रोका जा सकता था। और ऐसा तब है जब वहां अब भी भूकंप का खतरा बना हुआ है और लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। इधर भूकंप की मार झेलने वाले तुर्की ने मदद लेने के लिए अपने दुश्मन से भी हाथ मिला लिया। आर्मेनिया से राहत सामग्री पाने के लिए तुर्की ने उसके साथ 35 साल से बंद पड़ी अपनी एक बॉर्डर क्रॉसिंग ही खोल दी, जिसके जरिए खाने पीने की चीजों से भरे 5 ट्रक आर्मेनिया से तुर्की के लिए रवाना हो गए। बताया गया कि यह बॉर्डर क्रॉसिंग 1988 से बंद पड़ी थी, क्योंकि तुर्की और आर्मेनिया एक दूसरे के दुश्मन है। तुर्की हमेशा से आर्मेनिया के दुश्मन और उसके पड़ोसी अजरबैजान के साथ खड़ा रहा है। 2020 की नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में तो तुर्की ने अजरबैजान की इतनी मदद की थी कि आर्मेनिया को नाको चने चबाने पड़े थे। लेकिन जब मुसीबतों का पहाड़ सिर पर टूटा तो तुर्की बरसों पुरानी दुश्मनी भूल गया और उसने अपना मतलब पूरा करने के लिए आर्मेनिया से भी मदद ले डाली। इस बीच भूकंप से तबाह तुर्की में लोगों की राहत पहुंचाने में जुटे इजराइल के यूनाइटेड हत्सला नाम की संस्था ने काम रोक दिया। तुर्की की मदद के काम में लगे इस संगठन के लोगों को बीच में ही इजराइल वापस बुला लिया गया।
क्योंकि यूनाइटेड हथसला नाम के संगठन के लोगों को अपनी जान पर खतरा दिखने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भूकंप से बर्बाद हुए तुर्की से वो कभी वापस इजराइल नहीं जा पाएंगे। जबकि 6 फरवरी को तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस संगठन के 24 से ज्यादा लोग तेजी से वहां पहुंच गए थे और तुरंत वो मलबा हटाने के साथ साथ घायलों की मदद में भी जुट गए थे। तुर्की की तबाही इतनी बड़ी थी कि उसे मिली छोटी से छोटी मदद भी वहां कई लोगों की जान बचा सकती थी। इसी वजह से यूनाइटेड हथसला ने आनन फानन में अपने 24 से ज्यादा लोग तुर्की रवाना कर दिए। लेकिन अब तुर्की से जो खबर आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यूनाइटेड हथसला संस्था के मुताबिक उसने तुर्की में मदद कर रही अपनी टीम के लोगों को वापस बुला लिया, क्योंकि वो तुर्की के ऐसे इलाके में काम कर रहे थे जहां उन पर हमले का खतरा मंडराने लगा था। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की का ये हिस्सा सीरिया की सीमा के पास था और सीरिया में ही चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना रखा है, जो ईरान से मिले हथियारों की मदद से इजराइल के लिए मुसीबत बन गए हैं और इसी वजह से इजराइल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। खबर है कि तुर्की पहुंची इजराइल की यूनाइटेड हथसला संस्था की टीम के सदस्यों को भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों का डर सताने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अपने मदद के काम को बीच में रोक दिया और इजराइल लौट गए। इससे पहले सुरक्षा का हवाला देकर ऑस्ट्रिया की सेना के जवान और जर्मनी की राहत बचाव की एक टीम भी तुर्की से चली गई थी। उधर तुर्की के बाद भारत ने सीरिया की भी मदद की और भूकंप प्रभावितों तक राहत का सामान भेजा। जिस रास्ते से सीरिया तक मदद भेजी जा रही है, न्यूज़ 18 भी वहां पहुंचा और वहां पर सीरिया जाने वाले ट्रकों की लंबी लाइन नजर आई, जिनमें भरा राहत का सामान सीरिया भेजा जा रहा था। न्यूज़ 18 जब तुर्की सीरिया बॉर्डर पर पहुंचा तो वहां कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रकों को सीरिया भेजा जा रहा था। तुर्की में सीरिया बॉर्डर पर है, जहां ट्रक्स आप देख सकते हैं रिलीफ मटेरियल के मौजूद है। तुर्की और सीरिया के बीच 36 का आंकड़ा है और इस तरह से ट्रकों का आना जाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के मुद्दे पर तुर्की ने सीरिया की नाक में दम कर रखा है। लेकिन कुछ दिन पहले आए भूकंप ने तुर्की और सीरिया में तबाही का ऐसा तांडव किया कि हालात बदल गए और तुर्की के रास्ते सीरिया में राहत सामग्री भेजी जाने लगी। हालांकि सीरिया को मदद मिलने में देर हुई, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी और माना कि सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों तक वैसी मदद नहीं पहुंची जैसी तुर्की के लोगों तक पहुंची, क्योंकि सीरिया में करीब 12 साल से गृह युद्ध चल रहा है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड ने सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तुर्की की तरह सीरिया नेटो का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से सीरिया के भूकंप प्रभावितों को पश्चिमी देशों की उदासीनता झेलनी पड़ी। लेकिन ऐसे वक्त में भारत ने बड़ा दिल दिखाया, उसने प्रतिबंधों और कूटनीति से ऊपर इंसानियत को रखा और तुर्की की तरह ही सीरिया की भी मदद की। भारत की ओर से सीरिया को राहत सामग्री की 2 खेप भेजी जा चुकी हैं, जबकि पश्चिमी देशों से सीरिया की मदद में देरी हुई। और जिस समय वो सीरिया के भूकंप प्रभावितों की मदद के बारे में सोच रहे थे, उस समय भारत की राहत सामग्री की खेप सीरिया जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। यानी भारत ने साबित कर दिया कि बात मानवता की हो तो उसके लिए तुर्की और सीरिया में कोई अंतर नहीं। वो बढ़ चढ़कर हर उस देश की मदद करेगा जो मुसीबत में है, फिर चाहे पश्चिमी देशों ने उस पर कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा दिए हों। इधर विशेषाधिकार हनन मामले में लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और आरोप है कि उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत और भ्रामक तथ्य रखे थे, जिसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिस पर लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी कर 15 फरवरी तक जवाब मांगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका के आसमान में तीसरी बार एक संदिग्ध चीज उड़ती देखी गई है। अमेरिका में बार बार दिखती इन रहस्यमयी चीजों ने वहां खलबली मचा दी है। इससे पहले अमेरिका ने अपने यहां चीन के कथित जासूसी गुब्बारे के घुसने का दावा किया था। उस गुब्बारे को शूट करने में अमेरिका ने 1 हफ्ता ले लिया था, लेकिन इस बार अमेरिका ने रत्ती भर का जोखिम नहीं उठाया। उसने उस उड़ती चीज पर अपनी मिसाइल चला दी और उसे मार गिराया। इस घटना से सिर्फ अमेरिका के ही कान नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि उसके साथ ही ब्रिटेन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। वहां के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ब्रिटेन में भी सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि जब अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर और कड़ी सुरक्षा वाले देश में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार आसमान में कोई चीज घुस जाए तो किसी भी देश को अपनी हिफाजत का डर सताएगा ही। अमेरिका को भी डर लगा, इसलिए बाइडेन ने इस बार बिना वक्त जाया किए आसमान में मंडराती उस चीज को मार गिराने का ऑर्डर दे दिया और अपने F-16 फाइटर जेट उसके पीछे छोड़ दिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुई, उनमें कनाडा बॉर्डर के पास अमेरिका के मिशिगन राज्य में आसमान में कभी दाएं कभी बाएं, आड़े टेढ़े तिरछे कई F-16 फाइटर जेट उड़ते दिखे। F-16 से निकली मिसाइल ने उस रहस्यमयी चीज का काम तमाम कर दिया। अमेरिका ने बताया कि जिस चीज का उसने शिकार किया वो आकार में ऑक्टागोनल थी,
मतलब उसके 8 कोने थे और उससे कुछ लड़ियां निकली हुई थी। दिक्कत यह थी कि वो चीज 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर वो यात्री विमानों से टकरा सकती थी और अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ा हवाई हादसा हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं था। सबसे पहले 4 फरवरी को अमेरिका ने अपने साउथ कैरोलिना राज्य के पास चीन के गुब्बारे को शूट किया। फिर 10 फरवरी को अमेरिका के अलास्का राज्य के ऊपर आसमान में उड़ती दूसरी संदिग्ध चीज को उड़ा दिया गया। इसके बाद अगले ही दिन अमेरिका के एक लड़ाकू विमान ने उत्तर पश्चिमी कनाडा में तीसरी उड़ती चीज को निशाना बनाया। फिर एक दिन पहले अमेरिका के मिशिगन राज्य में उड़ती हुई चौथी चीज को मार गिराया गया। मतलब लगभग एक हफ्ते में अमेरिका और कनाडा में आसमान में उड़ती चीजों को मार गिराने की 4 घटनाएं हुई। 3 अमेरिका में, एक उसके पड़ोसी देश कनाडा में। जिनमें सबसे पहली उड़ती चीज को लेकर तो अमेरिका अपने दुश्मन चीन पर राशन पानी लेकर चढ़ गया। उसने डंके की चोट पर उस चीज को चीन का जासूसी गुब्बारा बताया और अपने F-22 जेट से उस पर मिसाइल छोड़ दी। लेकिन आसमान में उड़ती देखी गई बाकी 3 चीजें क्या थी, कहां से आई थी, आसमान में कैसे उड़ रही थी, ये अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो उन्हें बार बार चीज बोल रहा है, गुब्बारा नहीं। और न ही अमेरिका के मुंह से अब तक चीन का नाम निकला है। अमेरिका ने उड़ती उन चीजों को काफी छोटा भी बताया। हालांकि उन चीजों से अमेरिका को खतरा था या नहीं, इस बारे में अमेरिका में ही एक राय नहीं है। अमेरिका के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि वो 3 उड़ती चीजें जासूसी नहीं कर रही थी, लेकिन एक दावा यह भी है कि वो अमेरिका पर नजर ही रख रही थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के गुब्बारे ताइवान में दर्जनों बार घुस चुके हैं। मतलब यह कि अपने आसमान से चीन कई बार ताइवान की जासूसी कर चुका है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने यह दावा किया था कि चीन ने अपने गुब्बारों की मदद से 40 से ज्यादा देशों की जासूसी की, जिनमें जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। दावा किया गया कि चीन अपने इन जासूसी गुब्बारों को हुनान प्रांत से ऑपरेट कर रहा है, जिनके जरिए उन देशों की सेनाओं की जानकारी जुटाई जा रही थी। मतलब ये है कि पिछले काफी समय से चीन बेधड़क होकर किसी भी देश की जासूसी करने में जुटा हुआ था। अमेरिका की इस खबर पर मोहर तब लग गई जब ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ताइवान में चीन के जासूसी गुब्बारे 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों बार घुसपैठ कर चुके हैं। और उन जासूसी करने वाले गुब्बारों के जरिए चीन ताइवान की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने में लगा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की और उसकी तरफ से यह दावा किया गया कि 1 साल पहले यानी फरवरी 2022 में इस तरह की पहली घटना हुई थी। उस दौरान ताइवान के उत्तरी इलाके में एक साथ चीन के 4 गुब्बारे उड़ते हुए देखे गए थे, लेकिन उसके बाद तो चीन के जासूसी वाले गुब्बारे लगातार देखे जाने लगे। मतलब ये कि चीन पिछले 1 साल से लगातार ताइवान की जासूसी करने में लगा है। असल में चीन के इस जासूसी वाले खेल की पोल तब खुली जब अमेरिका के अलास्का में चीन का गुब्बारा उड़ता हुआ देखा गया, जिसे बाद में अमेरिका ने 4 फरवरी को F-22 फाइटर जेट से मार गिराया था। लेकिन दुनिया के कई देशों की जासूसी करने के आरोपों के बीच चीन ने खुद ये दावा कर दिया कि उसकी हवाई सीमा में समंदर के ऊपर UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ता देखा गया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए चीन ने अपने मछुआरों को सावधान कर दिया। और अब चीन की सेना उस रहस्यमयी चीज को मार गिराने की तैयारी में जुट गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चिंगताओ शहर के समुद्री इलाके के ऊपर नजर आया है, जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे पहले भी अमेरिका और कनाडा के आसमान में UFO दिखाई देने की खबरें सामने आ चुकी है। 2 दिन पहले 11 फरवरी को अमेरिका और कनाडा की सीमा पर भी संदिग्ध चीज उड़ती हुई देखी गई थी और अब चीन ने भी ये दावा किया कि उसकी हवाई सीमा में रहस्यमयी चीज उड़ती हुई नजर आई है। इस बीच अमेरिकी एयरफोर्स के जनरल ग्लेन वैनहोक ने दावा किया कि उनके देश के आसमान में उड़ने वाली रहस्यमय चीज एलियन के विमान हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में एक के बाद एक कई संदिग्ध उड़ती हुई चीजें देखी गई हैं, जिनमें कुछ को मार गिराया गया। लेकिन इन घटनाओं के बाद अमेरिकी वायुसेना के जनरल ग्लेन वैनहोक ने दावा किया कि अमेरिका के आसमान में एलियन हो सकते हैं। मतलब ये कि अमेरिकी आसमान में उड़ती संदिग्ध चीजों ने एक बार फिर एलियन की मौजूदगी की खबरों को हवा दे दी। फरवरी को एक चीनी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिकी हवाई सुरक्षा को अलर्ट पर रखा गया। इसी दौरान अमेरिका और कनाडा की सीमा पर एक अष्टकोणीय आकार की संदिग्ध चीज उड़ती हुई देखी गई, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। इस घटना के बाद उत्तरी अमेरिकी हवाई क्षेत्र की देखरेख करने वाले जनरल ग्लेन वैनहोक ने दावा किया कि आसमान में उड़ती रहस्यमयी चीजें एलियन के विमान हो सकते हैं। इधर जापान के वैज्ञानिकों ने बेहद सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एयर स्पेस में अपना जासूसी गुब्बारा उड़ाने के बाद हो सकता है चीन अपनी सैटेलाइटों से भी अमेरिका पर नजर रख रहा हो। इसके लिए चीन का टारगेट अमेरिका का हवाई राज्य बताया गया, क्योंकि पिछले महीने 28 जनवरी को हवाई में हरी लेजर बीम ने रात में आसमान को रंग दिया था। सामने आई तस्वीरों में हरे रंग की एकदम खड़ी सीधी लाइट बिजली की तरह आसमान में चमकती नजर आई। ये घटना असामान्य थी। जापान के वैज्ञानिकों ने जब स्टडी की तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो हरी लेजर बीम प्रदूषण पर नजर रखने वाली चीन की सैटेलाइट से आई होगी। अमेरिका का हवाई राज्य उससे सीधा जुड़ा हुआ न होकर दूर प्रशांत महासागर में बसा है और प्रशांत महासागर में हमेशा अमेरिका का दबदबा रहा है।
लेकिन अब चीन उसे चुनौती देने में लगा है। चीन के शंघाई शहर से अमेरिका के हवाई की दूरी 8000 किलोमीटर के करीब है। ऊपर से अमेरिकी सेना की इंडो पैसिफिक कमांड भी हवाई में ही है। ऐसे में हवाई चीन का आसान शिकार हो भी सकता है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना में बजरंगबली को नोटिस भेजने के मामले में बवाल के बाद रेलवे ने यू टर्न ले लिया। अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस में अब मंदिर के पुजारी का नाम लिखा गया और इस मामले में रेलवे विभाग ने अपनी गलती भी मानी। इससे पहले 9 फरवरी को सबलगढ़ में रेलवे ट्रैक के किनारे बने हनुमान मंदिर को हटाने के लिए बजरंगबली के नाम से नोटिस भेजा गया था और 7 दिनों में मंदिर नहीं हटाने पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई। लेकिन सवाल उठने के बाद नोटिस में बदलाव किया गया। उधर पुतिन के करीबी माने जाने वाले व्लादिमीर सोलोवियोव ने उन्हें लंदन पर हमले की सलाह दे डाली। एक टॉक शो के दौरान वो ब्रिटेन पर बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने पुतिन को सीधे सीधे लंदन की संसद पर हमला करने को कह दिया। व्लादिमीर सोलोवियोव ने कई पश्चिमी देशों पर भी जमकर निशाना साधा, लेकिन वो ब्रिटेन पर कुछ ज्यादा ही भड़क गए। Мы что, не можем наконец нанести удар по Лондону? В чем проблема? पुतिन की आवाज माने जाने वाले एंकर व्लादिमीर सोलोवियोव इससे पहले भी कई बार ब्रिटेन पर हमले की धमकी दे चुके हैं। असल में जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है। उसने हथियारों से लेकर हर तरह की मदद यूक्रेन को भेजी है, जबकि पश्चिमी देश भी जेलेंस्की का साथ देते आए हैं। यही वजह है कि पुतिन खुद कई बार अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन इस बार तो व्लादिमीर सोलोवियोव ने ब्रिटेन से ही जंग छेड़ने की सलाह दे डाली। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में कुछ लोगों की पिटाई करने के मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। बताया गया कि इन लोगों ने 2 फरवरी को 2 पिकअप वैन पकड़ी थी जिनमें बैल और गाय थी। आरोप है कि इसकी जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके कुछ दिन बाद इन लोगों को बुलाकर जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पुलिस वाला कुछ लोगों को एक एक कर हंटर से पीटता नजर आया। वीडियो में दिखा कि ऐसा करने से पहले आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर ने उन लोगों के कपड़े उतरवा दिए और बेरहमी से उनसे मारपीट की। उनसे सवाल जवाब भी नहीं किया, सीधी पिटाई की गई। ऐसे में इस मामले की शिकायत राज्य के गृह मंत्री से की गई, जिसके बाद उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। उधर पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री शौकत तरीन की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि वहां के मीडिया ने दावा किया कि तरीन ने पाकिस्तान और IMF के बीच होने वाली बातचीत को रोकने की कोशिश की थी। और पाकिस्तान के जिन जिन प्रांतों में इमरान की पार्टी की सरकार है, उनके जरिए पाकिस्तान और IMF के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश की। ये दावा पाकिस्तान के अखबार डॉन ने किया और अपने आर्टिकल में इमरान सरकार में वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन पर गंभीर आरोप लगाए। अखबार ने दावा किया कि तरीन ने पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच होने वाली डील को फेल करने की कोशिश की और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को केंद्र सरकार का सहयोग करने से रोका, क्योंकि तरीन ने प्रांतों की सरकारों से कहा था कि वो राज्यों का अतिरिक्त फंड वापस न करें, जिससे केंद्र का खजाना खाली ही रहेगा और पाकिस्तान और IMF की डील पर असर पड़ेगा। अखबार ने पिछले साल लीक हुए एक ऑडियो के आधार पर यह दावा किया, जिसके बाद शौकत तरीन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। क्योंकि अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शहबाज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। या यूं कहे कि शहबाज सरकार ने तरीन के बहाने इमरान का गला पकड़ने की तैयारी की है, क्योंकि वहां के मीडिया में खबरें हैं कि तरीन के बाद इस मामले के लिए इमरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि IMF से जुड़ा कोई भी मामला पाकिस्तान में छोटा हो ही नहीं सकता, वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान की हर उम्मीद IMF से मिलने वाली भीख पर टिकी है। और इस बार तो शहबाज सरकार सीधा इमरान के वित्त मंत्री को गिरफ्तार करने वाली है, तो इमरान की गर्दन तो फंसेगी। इस बीच कर्ज में डूबा पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात के दरवाजे पर भीख मांगने पहुंच गया। इस बार भीख का कटोरा लेकर वहां के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर UAE पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायल अल नहयान के आगे हाथ फैलाए। दोनों के बीच हुई बैठक की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसिम मुनीर कर्ज के लिए मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। जबकि UAE पहले ही पाकिस्तान पर तरस खाकर उसको $1 बिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है। इसके अलावा उसने पाकिस्तान को दिए $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 16,000 करोड़ के कर्ज लौटाने की समय सीमा भी बढ़ा दी थी। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान कर्ज के लिए UAE के आगे हाथ फैलाए बैठा है। हालांकि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान लगातार IMF से बेल आउट पैकेज के तहत कर्ज मांगने में जुटा है, लेकिन वहां भी उसकी बात बनती नहीं दिख रही, क्योंकि IMF की टीम पाकिस्तान से जा चुकी है। लेकिन शहबाज शरीफ को बेल आउट पैकेज की किस्त जल्द मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे ये डर सता रहा है कि अगर IMF ने पैसा नहीं दिया तो उसका क्या होगा, और इसीलिए वो मुस्लिम देशों के दरवाजे पर जा जाकर कर्ज की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान की परेशानी ये भी है कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार करीब $3 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 24 करोड़ रुपए बचा है, जो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। इसी वजह से UAE से नया कर्ज मांगने के लिए पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ गया।
उधर महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रहे पाकिस्तान में 1 किलो चिकन का दाम 1100 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गया। वहां पिछले कई महीनों से महंगाई रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले तो पाकिस्तान में गरीबों के घरों से बिजली गायब हो गई। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का चलना मुश्किल कर दिया। लेकिन वहां के लोगों की हालत तब और खराब हो गई जब खाने पीने की चीजों पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी, जिससे गुस्साकर कई प्रांतों में लोगों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों को लगा कि इस प्रदर्शन से उन्हें फायदा होगा और उनकी सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरी और देखते ही देखते वहां आटा, दाल और दूध की कीमतें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। लेकिन पाकिस्तान सरकार की मजबूरी यह है कि वो इस समय महंगाई कम करने का खतरा मोल नहीं ले सकती, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाएगी। ऐसे में वहां के लोगों की परेशानी रोज बढ़ती जा रही है। इस बीच पाकिस्तान में चिकन का दाम एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। राजधानी इस्लामाबाद और कराची समेत कई शहरों में 1 किलो चिकन के लिए लोगों को 1100 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के कई पोल्ट्री फार्म्स का बंद होना, जिसकी वजह से कई शहरों में चिकन की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा और दाम में इजाफा हो गया। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने लोगों को भरोसा दिया कि कुछ ही दिनों में पोल्ट्री फार्मों पर मंडराते इस खतरे को दूर कर लिया जाएगा ताकि चिकन का दाम घट सके। इधर पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत का असर वहां की फैक्ट्रियों पर भी पड़ने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान विदेशों से कच्चा माल इंपोर्ट नहीं कर सकता और इसका खमियाजा वहां के कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हजारों फैक्ट्रियों में कच्चे माल की भारी कमी हो चुकी है। ऐसे में धीरे धीरे वहां की कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि वहां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ही परेशान नहीं हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारी भी बड़ी मुसीबत में हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के रेलवे कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। यानी शहबाज शरीफ सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें। इस बीच दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को वहां की सेना ने ही चिढ़ाने का काम कर दिया। पाकिस्तान के कराची में एंटी टेरर ड्रिल के नाम पर कुछ ऐसा नाटक हुआ जिसके लिए दुनिया भर में पाकिस्तान की वजीयत होने लगी, क्योंकि आतंक का एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क ही आतंक से लड़ने की नौटंकी करता दिखा। समंदर किनारे बसे कराची शहर को पाकिस्तान का मुंबई भी कहा जाता है। भारत के मुंबई में पाकिस्तान ने जिस तरह 2008 में आतंकी भेजे थे, उसकी एंटी टेरर ड्रिल में भी आतंकियों ने कुछ उसी स्टाइल में एंट्री की। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में फौज और आईएसआई ही आतंकियों की मदद करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने नौटंकी करने के लिए पाकिस्तान ने एंटी टेरर ड्रिल कर दी। पिछले 2 डेकेड से जो टेररिज्म का जो एक मेनेस था, उसको हमने कैसे कर्ब किया है। मतलब ये कि चोर ही कोतवाल बनने की नौटंकी करता रहा। लेकिन पाकिस्तान की फजीयत सिर्फ इसलिए नहीं हो रही बल्कि उससे यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर ड्रिल करने के लिए पैसे उसके पास कहां से आए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से कंगाल है। और जिस कराची शहर में ये एंटी टेरर ड्रिल हुई वो सबसे ज्यादा बेहाल है। कराची के कई पोर्ट ऐसे हैं जहां बड़े बड़े कंटेनर महीनों से खड़े हैं, लेकिन डॉलर खत्म होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिल रही। यहां तक कि पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल खत्म है, लेकिन वहां की नौसेना पैराशूट उड़ाती दिखी। जिस वक्त लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, तब वहां की नौसेना समंदर किनारे खेल खेलने में लगी दिखी। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की कंगाली का मजाक उड़ा रही है, उसी वक्त पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर आसमान में झंडा उड़ाते दिखे। मतलब पाकिस्तान की जनता आटे और दाल की कीमतें सुनकर बेहाल है और फौज उनके जख्मों पर नमक छिड़कने में लगी है। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच अब मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला जाएगा। पहले यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन बीसीसीआई के मुताबिक ज्यादा ठंड बढ़ने की वजह से धर्मशाला के मैदान पर घास ठीक से नहीं उग पाई। इसीलिए मैच को इंदौर के होलकर स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। ये मुकाबला 1 मार्च से 5 मार्च तक खेला जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र का राज्यपाल बनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया, क्योंकि कांग्रेस ने एक जज को राज्यपाल बनाए जाने पर आपत्ति जताई। जजेस को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है। लेकिन बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र का राज्यपाल बनाए जाने का फैसला ठीक लगा और उसने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर फैसले पर जबरदस्ती सवाल उठाती है। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने एक बार फिर यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड को हमले की धमकी दे डाली। इससे पहले भी कादिरफ ने यह धमकी दी थी रूस का अगला टारगेट पोलैंड होगा, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड किसी न किसी तरह ज़ेलेंस्की की मदद कर रहा है। ऐसे में चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने पोलैंड को फिर यह धमकी दी कि वो अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन के बाद पोलैंड की तरफ ही आगे बढ़ेंगे।
पुतिन के खास माने जाने वाले कादिरोव ने साफ कहा कि ओदेसा, खार्किव और कीव पर कब्जा करने के बाद रूस की सेना पोलैंड पहुंचेगी। कादिरोव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि रूसी सेना पश्चिमी देशों के टैंकों से डरती नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो जंग में उतरने वाले किसी भी शक्तिशाली टैंक को चंद सेकंडों में तबाह करने की ताकत रखते हैं। इधर अक्टूबर 2021 में हुई लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने केस की सुनवाई बंद कमरे में कराए जाने की याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आशीष मिश्रा को केस में ट्रायल का सामना करना ही पड़ेगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से एक ही आदमी अदालत में मौजूद होगा। उधर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकार सिंह गोलियों से छलनी अपने बेटे की गाड़ी के साथ पूरे पंजाब में घूमेंगे। बेटे के हत्यारों को सजा न मिलने से नाराज बलकार सिंह ने यह ऐलान किया, जिसमें उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था की पोल खोलने का दावा किया। सिद्धू मूसेवाला केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप है। लॉरेंस ਦੇ तो 100 मुकदमा चल रहा है, 64 जग्गू ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ पर्चे ਤੋਂ सजा नहीं हो रही। पिछले महीने बलकार सिंह ने पंजाब सरकार को दोषियों को सजा दिलाने के लिए 1 महीने की मोहलत दी थी। इस बीच इजरायल ने दावा किया कि उसने हमला करके फिलिस्तीन की एक रॉकेट फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। इजरायल के मुताबिक चरमपंथी संगठन हमास ने यह रॉकेट फैक्ट्री गाजा में बना रखी थी और वहीं बनाए गए रॉकेट का इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए किया जाता था, जिसे तबाह करने के लिए इजरायल ने एक के बाद एक कई बम बरसा दिए। इसके लिए इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर हमला बोला। उसके फाइटर जेट ने कुछ ही मिनटों में दर्जनों बम हमास के ठिकानों पर गिरा दिए और जैसे ये बम जमीन से टकराते वहां तेज धमाके के साथ आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी फैल जाती। इजरायल ने दावा किया कि उसके हमले में हमास की एक रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्री तबाह हो गई, जिसे जमीन के अंदर बनाया गया था और वहां बड़े पैमाने पर रॉकेट तैयार किए जाते थे ताकि उनका इस्तेमाल करके इजरायल को दहलाया जा सके। हालांकि फिलिस्तीन ने इजरायल के दावे को सिरे से नकार दिया और आरोप लगाया कि इजरायल ने मासूम और बेकसूर लोगों पर बमबारी की। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायल के बमों के निशाने पर कोई रॉकेट फैक्ट्री नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। गाजा पट्टी से आई तस्वीरों में भी कई इमारतों के परखचे उड़े हुए दिखाई दिए। एक जगह तो काफी बड़ा सा गड्ढा नजर आया। बताया गया कि यह गड्ढा बम गिरने की वजह से बना। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल उसके लोगों पर हमले का बहाना बनाता है। पहले वो ये दिखाता है कि हमास ने उसके ऊपर रॉकेट दागे और फिर इसी बहाने से वो गाजा पट्टी पर बम बरसा देता है। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायल पिछले 10 दिनों में ऐसा 4 बार कर चुका है। इधर महाराष्ट्र के पुणे में गूगल के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने हैदराबाद से एक आदमी को हिरासत में ले लिया और बताया कि फोन कॉल के जरिए पुणे में गूगल के दफ्तर में बम लगाने की बात कही गई। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि धमकी भरा फोन हैदराबाद से आया था। इसके बाद पुलिस ने फोन के मालिक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ में जुट गई। उधर यह दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस के कुछ अफसरों के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है। यह दावा रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने किया और ये बताया कि अमेरिकी सेना अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की मदद से आतंकियों की नियुक्तियां कर रही है ताकि रूसी अधिकारियों को जान से मारा जा सके। रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने दावा किया कि पिछले महीने जनवरी में ही अमेरिका ने 60 आतंकी नियुक्त किए हैं, जिन्हें सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक सैन्य बेस में ट्रेनिंग देने का काम जारी है। SVR के मुताबिक इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद रूस भेजने की तैयारी है। प्लान यह है कि वो रूस पहुंचकर राजनयिकों और दूसरे रूसी अफसरों की हत्या कर देंगे। लेकिन अमेरिका की इस हरकत को रूस ने नैतिक सिद्धांतों से खिलवाड़ करार दिया। साथ ही कहा कि अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए आतंकियों के इस्तेमाल का अमेरिकी प्लान बहुत घिनौना है, क्योंकि अमेरिका की इस साजिश में रूस समेत कुछ और देश भी शामिल बताए गए। इस बीच ये खबरें तेज हो गईं कि अमेरिका रूस में मौजूद अपने नागरिकों को लगातार वहां से लौटने की चेतावनी दे रहा है। रूस में मौजूद अमेरिकी दूतावास की तरफ से बार-बार अमेरिकी नागरिकों को रूस छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और इसके पीछे की वजह रूस यूक्रेन युद्ध बताया जा रहा है। एक दिन पहले भी इसी तरह की एक चेतावनी जारी की गई, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को रूस जाने से मना किया गया और जो लोग पहले से रूस में मौजूद हैं उन्हें तुरंत रूस छोड़ने की चेतावनी दी गई। इधर बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता यश और ऋषभ शेट्टी से मुलाकात की, जो अपनी फिल्मों KGF और कंतारा से मशहूर हुए। इनके अलावा प्रधानमंत्री भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले, तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद और बल्लेबाज मयंक अग्रवाल से भी मिले, जिनकी तस्वीरें कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गईं। प्रधानमंत्री ने इनसे मिलकर कर्नाटक के विकास पर चर्चा की। इस बीच जापान के मीडिया ने दावा किया कि चीन 900 परमाणु बम वाले एक बहुत ही खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। खबर के मुताबिक चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से बढ़े तनाव के बाद इस प्लान पर तेजी से अमल भी शुरू कर दिया है।
क्योंकि उसे सिर्फ 12 साल के अंदर 700 परमाणु बम तैयार करने हैं। यानी चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में 700 और एटम बम जोड़ने की तैयारी में लगा है। और अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसके पास 2035 तक कुल 900 परमाणु बम हो जाएंगे। क्योंकि चीन भी ये बात अच्छी तरह समझता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला बोला तो फिर उसका मुकाबला अमेरिका जैसी महाशक्ति से होगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी अमेरिका के साथ आ सकते हैं। ऐसे में चीन कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसे ये भी पता है कि अमेरिका जैसे देश से उसे परमाणु ताकत ही बचा सकती है, जैसा कि यूक्रेन की जंग में रूस के साथ हो रहा है। क्योंकि माना जा रहा है कि रूस के घातक परमाणु हथियारों ने ही उसे बचा रखा है। एटमी ताकत की वजह से ही अमेरिका और नेटो देश रूस के खिलाफ सीधे जंग नहीं छेड़ रहे हैं, बल्कि यूक्रेन की मदद करके करीब 1 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि रूस घुटने टेक देगा। जबकि ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रूस और भी आक्रामक होता जा रहा है। वो खुलकर पश्चिमी देशों के खिलाफ ताल ठोक रहा है और कहा जा रहा है कि चीन ने भी अब रूस की राह पर ही चलने की ठान ली है। इसीलिए वो अपने परमाणु बम के खजाने को 4 गुना से भी ज्यादा करने जा रहा है। जापान के मीडिया ने दावा किया कि चीन की सेना ने इस प्लान के लिए तैयारी पूरी कर ली है और उन्हें शी जिनपिंग से हरी झंडी भी मिल गई है। खबर के मुताबिक चीन के पास इस वक्त 200 के करीब परमाणु हथियार हैं, जिसे वो 2027 में अपनी सेना की 100वीं वर्षगांठ पर 500 कर लेगा। और दावा है कि 2035 तक उसके पास कुल 900 परमाणु हथियार हो जाएंगे, जो ताइवान के मुद्दे पर टकराव के बाद अमेरिका के लिए भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। वो भी तब जब चीन कई बार ये साफ कर चुका है कि ताइवान का साथ देकर अमेरिका आग से खेल रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ने भी चीन की बढ़ती परमाणु ताकत पर दुनिया को पहले ही चेतावनी दे दी थी। वहां के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कई महीने पहले ही चीन के परमाणु प्लान पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें जापान के मीडिया से भी बड़ा दावा किया गया था। पेंटागन ने उस रिपोर्ट में बताया था कि चीन 2035 तक 1500 परमाणु बम बना लेगा, जबकि अब की आई खबर में इनकी संख्या 900 है। मतलब ये कि चीन की परमाणु ताकत पर कुछ ही महीनों में 2 अलग अलग दावे सामने आए। हालांकि अगर इनमें एक भी दावा सही है तो भी ये बेहद डरा देने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में चीन सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकता है। इधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से पूछताछ की। लोकेश शर्मा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया है और इसीलिए अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया। ये आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैंने फोन टेप किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लोकेश शर्मा से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। असल में ये पूरा मामला 2021 का है, जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकेश शर्मा पर फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उधर न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज से पंजाब को दहलाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया, जिसके तहत आईएसआई पंजाब के बड़े नेता या फिर किसी बड़े संस्थान पर हमला करवा सकती है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज ये बताते हैं कि इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए जम्मू से हथियारों का जखीरा पंजाब लाने की तैयारी है। इसके लिए आईएसआई ने एक खास आदमी को हथियार पंजाब पहुंचाने का काम भी सौंप दिया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई किसी भी कीमत पर पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहती है, जिसके लिए वो राज्य के किसी बड़े नेता, धार्मिक व्यक्ति, कोर्ट परिसर या फिर किसी बड़े संस्थान पर हमले करवा सकती है, ताकि पंजाब के लोगों में खौफ और डर पैदा किया जा सके। जबकि कुछ रोज पहले ही न्यूज 18 ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह बताया था कि आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकियों और पंजाब के गैंगस्टरों का एक गठजोड़ तैयार किया है, जिसके जरिए वो पंजाब में हिंसा फैलाने की फिराक में। और अब न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आईएसआई पंजाब में हथियारों की सप्लाई करने में जुटी है, जिसमें AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार शामिल हैं। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक हथियारों का जखीरा जम्मू में है, जिसे सुरक्षा एजेंसियों से बचाकर जल्द से जल्द पंजाब पहुंचाने के लिए कहा गया है। पिछले दिनों सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में आतंकियों के हथियार बरामद किए थे, जिससे आईएसआई को अपनी साजिश के फेल होने का डर सता रहा है। हालांकि आईएसआई की इस साजिश का पर्दाफाश होते ही खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को अलर्ट कर दिया है और जम्मू से पंजाब आने वाले हर रास्ते पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच राजस्थान के उदयपुर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां पंजाब नेशनल बैंक के एक लॉकर में रखे लाखों रुपए दीमक खा गई, जिसके बारे में तब पता चला जब उस लॉकर को खोला गया। लेकिन लॉकर के खुलते ही सभी के होश उड़ गए, क्योंकि लॉकर की एक थैली में रखे 500 के नोटों के काफी हिस्से को दीमक लग गई थी। उसमें सारे नोटों को और दूसरी जो चीजें थी उनको दीमक लग गई थी। दीमक ने उस लॉकर में रखे 2,15,000 रुपए को नुकसान पहुंचाया, जिससे नाराज बैंक के उस ग्राहक ने वहीं पर हंगामा करना शुरू कर दिया। लेकिन मामला बढ़ता देख बैंक ने अपनी गलती मान ली और ग्राहक को पूरा पैसा वापस कर दिया। वहीं लॉकर में दीमक लगने के इस मामले के सामने आने के बाद बैंक भी सतर्क हो गया। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर राजधानी पेरिस में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए।
और कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जोरदार हंगामा करते रहे। पेरिस की सड़कों पर चारों तरफ प्रदर्शन करने वाले लोगों का ही कब्जा दिखाई दिया। असल में फ्रांस की सरकार पेंशन सुधार से जुड़ा एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके आने के बाद वहाँ रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो जाएगी। जब से वहाँ की संसद में इस कानून को लाने पर चर्चा शुरू हुई है, तभी से लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर गुजरात के पूर्व डीजीपी को फंसाने की साजिश में बीजेपी के एक नेता को भी आरोपी बनाया गया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। क्योंकि गुजरात में बीजेपी से निलंबित नेता जीके प्रजापति पर पूर्व डीजीपी को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगा। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए जीके प्रजापति को पार्टी से निलंबित कर दिया। इस बीच ईरान में हैकरों ने वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की लाइव कवरेज कुछ देर के लिए रोक दी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के भाषण का सीधा प्रसारण इंटरनेट पर भी किया जा रहा था, लेकिन तभी ईरान के हैकरों ने इस लाइव कवरेज को 1 मिनट तक रोक दिया। इससे पहले वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ईरान की इस्लामिक क्रांति की 44वीं वर्षगांठ पर देश को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान हैकरों ने इस लाइव भाषण को इंटरनेट पर कुछ देर तक चलने नहीं दिया। कहा जा रहा है कि ये हैकर वहां की सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के समर्थक और हिजाब पर बने सख्त कानून के विरोध में, इसी वजह से उन्होंने ये हरकत की। इस बीच ईरान में हिजाब के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गया। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में हजारों लोगों ने इस मुद्दे पर मार्च निकाला। इधर केंद्र सरकार ने ऑनलाइन दवा बेचने वाली फार्मा कंपनियों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी। कई ऑनलाइन फार्मा कंपनियों पर आरोप है कि वो लाइसेंस लिए बिना ही ऐसी दवाएं बेच रही हैं जिन्हें डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 20 फार्मा कंपनियों पर शिकंजा कस दिया। सरकार की तरफ से फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स ने सरकार के इस कदम को सही बताया। उत्तराखंड में फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जो नकली मेडिसिन थी। जयपुर में ऐसे एक केस आया था। जिन 20 कंपनियों को नोटिस दिया गया उनमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। उधर खबर है कि यूक्रेन को हथियार बेचकर पाकिस्तान ने रूस को धोखा दे दिया। दावा है कि पाकिस्तान ने बीते कुछ महीनों में जेलेंस्की की सेना को रूस के खिलाफ हजारों रॉकेट की सप्लाई की, और वो भी छुपते छिपाते, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये बात रूस को पता चले कि वो रॉकेट देकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। लेकिन ये खबर ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाई और दुनिया के सामने आ गई। दावा है कि पाकिस्तान ने बीते कुछ महीनों में यूक्रेन को 10,000 से ज्यादा रॉकेट भेजे, ताकि जंग के मैदान में जेलेंस्की के सैनिकों के कंधे रूसी फौजियों के मुकाबले मजबूत रहें। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन रॉकेटों की सप्लाई जर्मनी और पोलैंड के रास्ते हुई, और ये सिलसिला जंग के बढ़ते दिनों के साथ जारी रहा। हाल में भी पाकिस्तान के यूक्रेन को हथियार भेजने की खबरें हैं। दावा किया गया कि फरवरी की शुरुआत में ही पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक जहाज रवाना किया गया था, जो पहले जर्मनी पहुंचा और वहां से पोलैंड होते ही यूक्रेन के लिए रवाना हुआ। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से यूक्रेन की मदद इसीलिए की क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर ये रूस को पता चला तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, और उसकी इस हरकत से पुतिन नाराज हो सकते हैं। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रूस से सस्ता कच्चा तेल लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुतिन ने इससे इनकार कर दिया। उसी के बाद पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इस बीच इंग्लैंड के लिवरपूल में कुछ लोगों ने एक होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। इस होटल में सरकार ने दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को रुकने की जगह दी थी, जिससे भड़के लोग उस होटल के सामने जमा हो गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते ही देखते हंगामे में बदला और उन लोगों ने पुलिस वालों पर पटाखे छोड़ दिए, जिससे वहां मौजूद पुलिस की गाड़ी में आग लग गई। इस हमले के बाद उन्हें वहां से हटाने के लिए कई पुलिस वाले आगे आए और भीड़ को वहां से खदेड़ा। लिवरपूल पुलिस के मुताबिक इस हमले के आरोप में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर जापान ने आरोप लगाया कि चीन ने फिर एक बार उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। जापान की नौसेना के मुताबिक योकोशिमा द्वीप के पास चीन का एक सर्वेलेंस जहाज देखा गया, जिसके जरिए चीन ने जापान के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। जापान की नौसेना ने बाकायदा एक नक्शे के जरिए यह भी समझाया कि चीनी जहाज कहां से उसके इलाके में दाखिल हुआ और किस रास्ते से वो निकल गया, जिसके बाद चीन की इस घुसपैठ को करारा जवाब देने की तैयारी जापान ने कर ली और इसके लिए उसने अपने अटैक हेलीकॉप्टरों की जगह ड्रोन की तैनाती का फैसला ले लिया। जानकारी के मुताबिक जापान अपने AH-1 कोबराज और AH-64D अपाचे हेलीकॉप्टरों को हटाकर अब ड्रोन की मदद लेने की तैयारी में, जो न सिर्फ उसके लिए निगरानी का काम करेंगे बल्कि दुश्मन की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए उस पर हमला भी करेंगे। इसके अलावा वो 2027 तक अपनी सेना में बड़े बदलाव करने की प्लानिंग में भी जुटा है, ताकि वो चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों को जवाब दे सके। इधर आरोप है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया। राज्य के हर जिले में समाधान यात्रा निकाल रहे नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे थे।
और आरोप है कि उनके काफिले के लिए वहां की एक सड़क को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां लंबा जाम लग गया। इस दौरान वहां एक एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। कितने देर से जाम में फंसे हैं? लोगों के मुताबिक एम्बुलेंस में जो मरीज थी उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन नीतीश कुमार के काफिले की वजह से उसे वहां से जाने नहीं दिया गया। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लगे मेले में मोटरसाइकिल का स्टंट देखने आए लोग हादसे का शिकार हो गए, क्योंकि इस स्टंट को देखने के लिए वो लोग मौत के कुएं के इर्द गिर्द खड़े थे और दो मोटरसाइकिल सवार पूरी रफ्तार से लकड़ी के उस कुएं में चक्कर लगा रहे थे। तभी उनमें एक का बैलेंस बिगड़ा और वो फिसलकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद लंबा चौड़ा प्रतिनिधिमंडल भी तुर्की जाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की ने शहबाज शरीफ को तुर्की आने से मना कर दिया और कहा कि उसकी सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में बिजी है। यानी एर्दोआन ने घुमा फिराकर शहबाज शरीफ से कह दिया कि अगर उनका प्रतिनिधिमंडल तुर्की आया तो उनके पास उनकी खातिरदारी करने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों ने तुर्की की कमर तोड़ दी और ऐसे वक्त में उसे विदेशी नेताओं के दौरों की नहीं बल्कि उनकी मदद की जरूरत है। और भीख मांग रहे पाकिस्तान ने तुर्की को जो मदद दी वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। यही नहीं, शहबाज एंड कंपनी मेहमान नवाजी करवाने तुर्की जाना चाहती थी, जबकि कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने खुद जाने से पहले तुर्की की मदद की, वहां करोड़ों का सामान भिजवाया और फिर वहां पहुंचे। तुर्की ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत किया और एर्दोआन और कतर के शासक की मुलाकात हुई। यानी पाकिस्तान के गाल पर तुर्की ने दूसरा तमाशा मारा है, वो भी करारा, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि वो और तुर्की भाई भाई हैं। दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुसीबत में सबसे पहले एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन इस बार तुर्की ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि मुसीबत के समय वो कतर और भारत जैसे देशों की ओर देखेगा, क्योंकि जिस पाकिस्तान का खजाना खुद खाली है वो भला उसकी क्या मदद करेगा। और इसीलिए भूकंप से बर्बाद हुए तुर्की ने पाकिस्तान से दूरी बना ली, जिससे शहबाज शरीफ की ऐसी नाक कटी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पाकिस्तान में भी इस बात पर उनकी खूब थू-थू हुई। इन्होंने करना क्या था जाके, आपको भी पता है, मांगना ही था। यानी जो बात पाकिस्तान की जनता को पहले से पता थी, तुर्की ने वही किया और उस देश के नेता को एंट्री दी जो उसकी मुसीबत बढ़ाने नहीं बल्कि उसकी मुसीबत कम करने तुर्की पहुंचा। वहां कुदरती आफत का वही सामना कर रहे तुर्की के लिए भारत किसी मसीहा से कम नहीं है। तुर्की के लोग तो भारत के मुरीद हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत के कदम की तारीफ हो रही है, लेकिन भारत की ये तारीफ पाकिस्तान की सरकार के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि वहां के लोग इसके लिए पाकिस्तान की सरकार को कोसने से पीछे नहीं हट रहे। आज इंडिया तुर्की भाई भाई का नारा ना लग रहा होता, पाकिस्तान तुर्की भाई भाई का नारा लग रहा होता। तुर्की की मदद करने के मामले में भारत सरकार दुनिया के विकसित देशों को भी पीछे छोड़ चुकी है, इसीलिए वहां इंडिया तुर्की भाई भाई के नारे लगने की खबर है। ये बात पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आ रही, खासतौर पर तब जब तुर्की ने शहबाज शरीफ का दौरा रद्द कर दिया हो। पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच अब कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नहीं है। इस वक्त तो हमें अपना सर्वाइवल सबसे ज्यादा अजीज है। पाकिस्तान के कई पत्रकार इंटरनेट पर इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा इनमें साफ दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों में जितना गुस्सा पाकिस्तान की सरकारों और वहां के नेताओं के लिए है, भारत के लिए उतना ही प्यार और कद्र दिख रही है। मुस्लिम देश तुर्की की मदद कर भारत सरकार ने पाकिस्तान के लोगों का भी दिल जीत लिया और अब तो पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार को भारत को सलाम करने की नसीहत दे रहे हैं। चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों को अब पिछले साल की बाढ़ भी याद आ रही है। पिछले साल आई बाढ़ ने पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा दिया था। 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ था। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान उनकी भी मदद कर सकता था, बशर्ते पाकिस्तान ने दुश्मनी के बीज न बोए होते। ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता। पाकिस्तान की परेशानी यह है कि उसकी झोली पूरी तरह खाली है। कंगाल और बेहाल पाकिस्तान तुर्की की तो क्या अपनी खुद की भी मदद करने लायक नहीं है और उसकी यही लाचारी उसकी फजीहत की वजह बन रही है। ब्रेकिंग न्यूज तुर्की से। तुर्की में भूकंप के 2 और झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 और 4.6 मापी गई। वहां के अलग अलग इलाकों में 2 घंटे के अंदर 2 जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। 1 हफ्ते पहले आए भूकंप के बाद से वहां भूकंप के झटके आने अब तक बंद नहीं हुए हैं। इस बीच तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने केवल जान माल का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि कुदरत को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया। भूकंप की वजह है तुर्की में एक सैकड़ों फीट चौड़ी खाई बन गई है, जबकि भूकंप से पहले वहां दूर दूर तक घना जंगल हुआ करता था। लेकिन जब भूकंप आया तो धरती ऐसे फट गई जैसे कोई क्रिकेट की गेंद 2 टुकड़ों में फट गई हो। ये वीडियो जब इंटरनेट पर आया तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए।
ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में साफ दिखा कि हरे भरे जंगल के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। लोग ये जानकर भी हैरान हैं कि 6 फरवरी से पहले तक ये इलाका सिर्फ एक हरा भरा जंगल था। काफी ऊंचाई से लिए गए वीडियो में जो खाई दिख रही है उसकी चौड़ाई 650 फीट है, यानी 200 मीटर से भी ज्यादा। इतनी चौड़ी जगह में एक क्रिकेट का मैदान आराम से तैयार हो सकता है, जबकि इस खाई की गहराई भी 100 फीट बताई जा रही है। आमतौर पर इतनी गहराई पर धरती में अंडरग्राउंड पानी मिल जाता है। ये तबाही दक्षिणी तुर्की के एक प्रांत की है जिसकी सीमा सीरिया से लगती है। उधर तुर्की में भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले शहर कार्बनरास में न्यूज 18 की टीम पहुंची। जब 6 फरवरी को तुर्की में 7.5 का तीव्रता का भूकंप आया था, तब उसका केंद्र यही शहर था, जिस वजह से कार्बनमरस तुर्की की उन जगहों में शामिल हो गया जहां भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही मची। इसी जगह न्यूज 18 की टीम पहुंची और वहां जो तबाही का मंजर देखने को मिला उसने रूह कपाकर रख दी। वहां के एक इलाके को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया। वहां जहां तक नजर गई सिर्फ धराशायी हो चुकी इमारतों का मलबा ही देखने को मिला। पूरी जो इमारतें थी वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसी तस्वीर हमें नहीं दिखाई दी। उस इलाके में क्या रिहायशी इमारतें और क्या बाजार, सब कुछ मलबे में तब्दील दिखा। और मलबा भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि वहां करीब 20 से 25 फीट ऊंचे मलबे का ढेर जगह जगह लगा दिखाई दिया। इन हालात में हजारों लोगों ने अपनों को तो खोया ही, साथ ही उनके सिर से छत भी छिन गई, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों ने उनके आशियानों को ढेर कर दिया और वो राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। लेकिन उन लोगों के सामने चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। राहत शिविरों में सिर छुपाने के लिए भी उन लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ा। कई घंटों तक उन राहत शिविरों में जगह ढूंढने के लिए जूझना पड़ा। जरा इस पूरे एक प्रेमिसेस को देखिए, एक परिसर को देखिए, ये लाइन देखिए कितनी बड़ी ये लाइन है। ऐसे में तुर्की के नागरिकों के सामने पेट भरने की भी समस्या खड़ी हो गई। जो लोग 6 फरवरी से पहले खुशहाल जिंदगी जी रहे थे वो राहत सामग्री के लिए लंबी कतारों में लगे नजर आए। इस बीच तुर्की में सैकड़ों बिल्डरों पर भूकंप की गाज गिर गई, क्योंकि वहां 100 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे इलाकों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जहां भूकंप के तेज झटकों का खतरा हमेशा कायम रहता है। यही कारण रहा कि वहां एक हफ्ते पहले आए भूकंप से तबाह हो चुकी कई इमारतों को बनाने वाले 100 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, जबकि तुर्की पुलिस अब तक 12 लोगों को कस्टडी में ले भी चुकी है। और कहा जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार होने वाले बिल्डरों की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन आरोप है कि इसे आपदा में तब्दील करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि बीते कई साल से जानकार ये कहते आ रहे थे कि दक्षिणी तुर्की में बनी कई इमारतें लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन लोगों का साफ कहना था कि भ्रष्टाचार और तुर्की सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार पर आरोप है कि उसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उछाल लाने के लिए कई नीतियों में बदलाव किए थे, ये जानते हुए भी कि वो इलाके भूकंप आने से कभी भी खंडर में बदल सकते हैं। ईरान ने दावा किया कि 28 जनवरी को उसकी हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला करने की साजिश रचने वाले पकड़े गए। ईरान के मुताबिक उसने जिन लोगों को पकड़ा वो इजराइल के लिए काम करते हैं और उसी मदद से उन्हें ड्रोन भी मिले थे, जिसके बाद इस्फहान शहर में हथियारों की फैक्ट्री पर एक साथ 3 ड्रोन से हमला बोल दिया गया। इसमें एक ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया था, जबकि 2 ड्रोन पकड़कर नष्ट कर दिए गए। इसके बाद ईरान ने तुरंत इस बात की आशंका जताती थी कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि इस्फहान की हथियार फैक्ट्री ईरान के अहम ठिकानों में एक है और इजराइल ये कसम खा चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम पाने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा। कुछ रोज पहले ही ये खबर भी आई थी कि इजराइल ईरान के 3000 ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी में है, जिसके बाद ईरान ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी और इसके साथ ही वो इस्फहान की हथियार फैक्ट्री पर हमला करने की साजिश रचने वाले की भी तलाश में जुट गया। ईरान की खुफिया एजेंसी के मुताबिक हमले की कड़ियों को जोड़ने के बाद उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जो पिछले साल अक्टूबर से ही इस्फहान की हथियार फैक्ट्री को निशाना बनाने के लिए साजिश रच रहे थे। दावा किया गया कि इन लोगों को इजराइल की खुफिया एजेंसी हमले की ट्रेनिंग दे रही थी और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही साजिश रचने वालों ने ड्रोन से हथियार फैक्ट्री पर वार कर दिया। हालांकि ईरान ने उस हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन अब जो वो दावा कर रहा है उससे ईरान और इजराइल के बीच लगी आग भड़कने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान अपनी हथियार फैक्ट्री पर हमले का बहाना लेकर ही इजराइल पर तगड़ा पलटवार कर सकता है और ऐसा हुआ तो एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों देश जंग भी छेड़ सकते हैं। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लगे मेले में मोटरसाइकिल का स्टंट देखने आए लोग हादसे का शिकार हो गए, क्योंकि इस स्टंट को देखने के लिए वो लोग मौत के कुएं के इर्द गिर्द खड़े थे और 2 मोटरसाइकिल सवार पूरी रफ्तार से लकड़ी के उस कुएं में चक्कर लगा रहे थे। तभी उनमें एक का बैलेंस बिगड़ा और वो फिसलकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल नीचे जाने के बजाय वहां मौजूद लोगों के बीच जा घुसी।
जिससे स्टंट देखने आए 9 लोग जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल उठी जात पड़े ऊपर एक मोटरसाइकिल चांप हुए बाहर हो जाए। वही मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स को भी इस हादसे में बुरी तरह चोट आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उधर भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में अंपायर से एक बड़ी गलती हो गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में एक ओवर में 7 गेंदें फेंकी गईं और 8वें ओवर में पाकिस्तानी गेंदबाज निदा डार ने जो एक्स्ट्रा बॉल फेंकी उस पर भारत की बैटर ने चौका जड़ दिया, जिस पर मैच की अंपायर जैकलिन विलियम्स का ध्यान ही नहीं गया। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर यह गलती पकड़ी गई। वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर महागठबंधन में गांठ पड़ती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने मांग की कि नीतीश मंत्रिमंडल में उसके 2 और मंत्री बनाए जाएं। लेकिन नीतीश ने खुद फैसला न लेकर गेंद तेजस्वी के पाले में फेंक दी। तो कांग्रेस और उनको दोनों को बैठ करके तय कर लेना पड़ेगा और करके जो बता देंगे। जिस पर कांग्रेस का पारा चढ़ गया, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि फैसला नीतीश लें, न कि तेजस्वी। तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट? पेच फंसाने वाली बात यह है कि तेजस्वी कह चुके हैं कि फिलहाल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला, जबकि कांग्रेस अपने कोटे से 2 मंत्री बढ़ाने की मांग कर रही है और बीच में फंसे नीतीश कोई फैसला नहीं ले पा रहे। उल्टा उन्होंने तेजस्वी का नाम लेकर कांग्रेस को गुस्सा दिला दिया और बिहार में महागठबंधन में महाभारत शुरू हो गई, जिसने बीजेपी को विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। उधर समाधान यात्रा कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को औरंगाबाद में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिनमें एक ने उन पर टूटी हुई कुर्सी फेंक दी। हालांकि नीतीश कुमार को कोई चोट नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए। भीड़ की ओर से फेंकी गई टूटी हुई कुर्सी बिल्कुल उनके सामने से निकली। बताया गया कि नीतीश को कुछ लोग अपनी समस्याएं बताना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसी बात से वो नाराज हो गए। इस बीच बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किया। यह एयर शो 17 फरवरी तक चलेगा, जिसका मकसद मेक इन इंडिया की ताकत दुनिया को दिखाने का है। एरो इंडिया के 14वें संस्करण के पहले दिन देश में बने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों की ताकत दिखाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी देश और विदेश की कई कंपनियां हिस्सा लेंगी। उधर फिलीपींस ने आरोप लगाया कि अमेरिका से उसकी दोस्ती पर चीन इतना चिढ़ा बैठा है कि उसने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड पर लेजर अटैक ही कर दिया। दक्षिण चीन सागर वो जगह है जिसे चीन अपनी जागीर समझता है और उस दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के एक जहाज को देखते ही चीन ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में चीन के बताए जा रहे उस जहाज से आंखें चौंधिया देने वाली हरी लेजर बीम भी निकलती दिखी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि लेजर बीम इतनी ताकतवर थी कि उसके कोस्ट गार्ड के कुछ जवानों को कुछ देर के लिए दिखना ही बंद हो गया। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों को देखकर चीन पागल हो जाता है, लेकिन फिलीपींस ने दावा किया कि ऐसा पहली बार हुआ जब उसने लेजर से ही वार कर दिया। फिलीपींस ताइवान के दक्षिण में है और उसके पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर भी है। इस महीने की शुरुआत में फिलीपींस ने एक डील के तहत अपने 4 और सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना की तैनाती को मंजूरी भी दी है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भी उसे तगड़ा जवाब देगा। यही वजह है कि चीन आग बबूला है। और ऊपर से पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास भी कर डाला, क्योंकि वो इस समंदर पर चीन के दावे को नहीं मानता। यानी अमेरिका ने चीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। इसलिए अमेरिका को चेतावनी देने के लिए चीन ने भी अपने लगभग 2 दर्जन विमान और पानी के जहाज ताइवान स्ट्रेट में घुसा दिए और अमेरिका और ताइवान को धमकी दी कि वो उसके इलाके से दूर रहे। इस बीच दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही। वहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ वहां के दुकानदार लगातार विरोध कर रहे हैं। चौथे दिन भी जैसे ही वहां अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं तो कार्रवाई रुकवाने के लिए पुलिस वालों के पैर तक पड़ने लगी। एक ने बंद कर लिया, वो गेट खोलने को बंद कर लिया। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन खरीदते वक्त उन्हें इस जमीन के सरकारी जमीन होने की बात नहीं बताई गई थी। जमीनों को हेवी प्राइसेस में खरीदा है, तब ये बात क्यों नहीं सामने आई? हालांकि इतने हंगामे के बावजूद अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया, जिसके लिए 3 खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली गई। इस दौरान वहां भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई में कोई रुकावट न पैदा हो। इधर दिल्ली के विश्वासनगर से बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा के दफ्तर में चोरी का मामला सामने आया। दावा है कि चोर 2 टीवी चुरा ले गए और दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। बताया गया कि बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा के दफ्तर में पिछले कुछ सालों के भीतर चोरी का ये तीसरा मामला है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि रूस से जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने अपना सबसे घातक MQ-9A रीपर ड्रोन पोलैंड में तैनात कर दिया। नेटो के इस सदस्य देश पर पुतिन कई बार एटम बम गिराने की धमकी दे चुके हैं।
और पश्चिमी मीडिया भी कई बार ये दावा कर चुका है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका समेत नेटो को उसकी चिंता सताने लगी, जिसके बाद यूक्रेन की तरह ही पोलैंड की ताकत बढ़ाने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने घातक MQ-9A रीपर ड्रोन पोलैंड में तैनात कर दिए। इनकी खासियत यह है कि ये ड्रोन एक बार में बिना रुके 27 घंटे तक आसमान में उड़ सकते हैं और इनसे हेलफायर मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। मतलब पलक झपकते ही ये दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। इसी ड्रोन से अमेरिका ने पिछले साल खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल-जवाहिरी को ढेर करने का दावा किया था। इधर बिहार के गया में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और फायरिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उस शादी समारोह का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग समधी मिलन रस्म के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। जिनके द्वारा इसमें विधि विरुद्ध कार्य किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने लोगों से शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग से बचने की भी अपील की। उधर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम में एक बड़ा यज्ञ शुरू हो गया। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद इस यज्ञ में शामिल हुए, जो 7 दिनों तक चलेगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में इस यज्ञ के लिए खास तैयारी की गई। यज्ञ की शुरुआत बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की। धीरेन्द्र शास्त्री हाथ जोड़कर बैठे रहे और कई पंडित एक साथ मंत्रोच्चार करते रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद से हो रहे इस यज्ञ में कांग्रेस नेता कमलनाथ भी शामिल हुए, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र वाली बात से सहमत नहीं हुए। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। दूसरी तरफ यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों का मजाक उड़ाया। वो चमत्कारी बाबा है, तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर देना। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हो रहे इस यज्ञ में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग कोनों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस बीच यूके के ग्रेट क्यामत शहर में एक बम विस्फोट से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक जो बम फटा उसे नाकाम करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी उसमें धमाका हो गया, जिसके बाद आसपास के लोग खौफ में आ गए। ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि एक पुल बनाने के दौरान ये बम मिला था, जिसे पुलिस नाकाम करने की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि वो बम को नष्ट कर पाती उसमें धमाका हो गया। ग्रेट यामत शहर में जिस बम में विस्फोट हुआ वो दूसरे विश्व युद्ध के समय का बताया गया। इधर तमिलनाडु के एक नेता के बयान ने भारत से श्रीलंका तक खलबली मचा दी। उन्होंने दावा किया कि खूंखार आतंकी प्रभाकरन जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। ये भी उन्होंने दावा किया कि प्रभाकरन बहुत जल्द सामने आएगा। जबकि 2009 में श्रीलंका की सेना ने LTTE चीफ प्रभाकरन को मारने का दावा किया था। यहां तक कि उसके शव को मीडिया के सामने पेश किया गया था। इसके बाद शव का DNA टेस्ट भी कराया गया था ताकि पता चले कि शव प्रभाकरन का ही है। यहां तक कि उस ऑपरेशन में प्रभाकरन के बेटे को भी मारने का दावा श्रीलंका की फौज ने किया था। उस बात को अब 14 साल बीत चुके हैं। 14 साल के बाद प्रभाकरन के जिंदा होने का दावा हैरान करने वाला है। प्रभाकरन के जिंदा होने का दावा तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता P. नेदुमारन ने किया। P. नेदुमारन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ तमिल्स के अध्यक्ष भी हैं। प्रभाकरन अलग तमिल राष्ट्र की मांग करने वाले एक बेहद खूंखार आतंकी संगठन का मुखिया था। उसकी मौत के बाद श्रीलंका की फौज और सरकार ने भी राहत की सांस ली थी। उधर पंजाब के लुधियाना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार कार एक दुकान में घुस गई और इस दौरान दुकान के बाहर खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी और उन्हें रौंदते हुए बिजली के खंभे से जा टकराई। बताया गया कि ड्राइवर हादसे के फौरन बाद वहां से भाग निकला। वहीं घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये खंभे गड्डी ना रोक दे ते पता नहीं कितने के बंदे इन्हें नाल ले जाने। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच पटना के दानापुर इलाके में कांग्रेस के 2 नेता आपस में भिड़ गए। यह हंगामा वहां कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान हुआ, जिसमें शामिल होने पहुंचे कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा और पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दूसरे नेताओं ने बीच बचाव कर उन्हें शांत करा दिया। हालांकि इस हंगामे की वजह का पता नहीं चल सका। उधर खबर है कि लद्दाख पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने अक्साई चीन में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। चीन के मीडिया के मुताबिक अक्साई चीन में पेंगोंग झील तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे LAC के पास चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तब वो न सिर्फ वहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा सकेगा बल्कि कम वक्त में हथियारों की भी तैनाती कर लेगा। खबर है कि इस प्रोजेक्ट के तहत चीन शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाएगा और इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2025 तक पूरा करने का प्लान है, जबकि 2035 तक पूरी रेलवे लाइन बिछा ली जाएगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि चीन की ये रेलवे लाइन अक्साई चीन में LAC के बेहद नजदीक से होकर गुजरेगी। यानी चीन इस रेलवे लाइन के जरिए LAC के पास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने की फिराक में है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद चीन के लिए अपने सैनिकों और हथियारों को LAC के नजदीक पहुंचाना आसान हो जाएगा। लेकिन
इस योजना से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि चीन की फितरत है निर्माण कार्य के बहाने किसी देश में घुसना और फिर कब्जा करना। 1962 में अक्साई चीन में सड़क बनाने की वजह से ही भारत के साथ उसकी जंग हुई थी और अब तो चीन LAC के नजदीक रेलवे लाइन बिछाने की भी तैयारी में है, जो तिब्बत से शुरू होकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते अक्साई चीन से होकर गुजरेगी और फिर चीन के शिनजियांग तक जाएगी। इसका मतलब है कि चीन आने वाले दिनों में बड़ी साजिश रचने की योजना बना रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा केस में सलमान उर्फ सुलेमान नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार सलमान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने पकड़ा, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। पिछले साल अप्रैल में हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हुए दंगे में कई लोग जख्मी हुए थे। उधर स्विट्जरलैंड ने स्पेन से यूक्रेन को हथियार भेजने के प्लान पर रोक लगा दी। जेलेंस्की की सेना को हथियार देने के लिए स्पेन ने स्विट्जरलैंड से अपील की थी और यह उम्मीद जताई थी कि यूक्रेन में छिड़ी जंग में जेलेंस्की की मदद के लिए स्विट्जरलैंड आगे आएगा, लेकिन उसने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट गन देने से साफ इनकार कर दिया। ये हथियार स्विट्जरलैंड पहले ही स्पेन को दे चुका था, लेकिन स्पेन से इन हथियारों को यूक्रेन भेजने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड के मुताबिक वो जंग में किसी के भी पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहता और यही उसके देश की पॉलिसी है। इससे पहले वो जर्मनी और डेनमार्क की भी अपील ठुकरा चुका है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने यह हथियार स्पेन, जर्मनी और डेनमार्क को इस शर्त पर दिए थे कि वो बिना उसकी मंजूरी के उन्हें किसी और देश को नहीं देंगे। उधर हरियाणा के करनाल में पुलिस ने करीब 50 गायों की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर अपने साथियों के साथ मिलकर करनाल नगर निगम की गौशाला में 45 गायों को जहर देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मरी हुई गायों की खाल और हड्डी बेचने के लालच में आकर गायों को जहर खिलाया। फोरेंसिक की रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया था कि सल्फास दिया गया है। पुलिस को शक है कि आरोपी पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। उधर इंग्लिश चैनल के ऊपर उल्का पिंड दिखने से सनसनी फैल गई। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जो ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी में घुसते उस उल्का पिंड को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही जगह के लोगों ने देखा। सामने आई एक तस्वीर में उस उल्का पिंड से जोरदार रोशनी निकलती नजर आई और फिर वो नीचे जा गिरा। एक दूसरी तस्वीर में वो उल्का पिंड नीचे से ऊपर उठता नजर आया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार को घसीटने के मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर नशे में ट्रक चलाने का आरोप है और बताया गया कि नशे की हालत में ही उसने पहले तो कार को टक्कर मारी, फिर करीब 2 किलोमीटर तक उसे घसीटता रहा। जानकारी मिलने पर फौरन पुलिस पहुंची और ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया। बोल रहे थे, उसने गाड़ी हमारी आकार लगा के रोक ली। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिकी फौज के कई जवान अचानक ब्लड कैंसर का शिकार हो गए। ये सभी सैनिक परमाणु मिसाइल बनाने वाली टीम का हिस्सा थे और आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से उनमें कई सैनिकों को ब्लड कैंसर हो गया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से ही वहां ब्लड कैंसर के 14 केस मिले, जिनमें 4 जवानों की मौत भी हो गई। और इन सभी की तैनाती अमेरिका के न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले एक प्लांट में थी, जहां पहला मामला साल 2020 में सामने आया था, जब इसी तरह के लक्षण अमेरिकी एयरफोर्स के एक मेजर में नजर आए थे और ब्लड कैंसर की वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक इस आरोप पर कोई सफाई नहीं दी गई, पर यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि राष्ट्रपति बाइडेन इस खबर के सामने आने से चिंतित है। यही वजह है कि उन्होंने अधिकारियों को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में मेले में झूला टूटने से 2 बच्चों समेत एक महिला घायल हो गई, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि अचानक झूले के टूटकर गिरने से मेले में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों ने बताया कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने झूले के नीचे दबे घायलों को बाहर निकाला। आपने परमिशन कैसे दे दी? बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के बिना कैसे परमिशन दे दी? घायलों के परिवार वालों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। उधर यूरोप के देश अल्बानिया में वहां की विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग राजधानी तिराना में सड़क पर उतर आए और आगजनी करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के जवान आग को बुझाते दिखाई दिए। राजधानी तिराना में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे विपक्ष के नेताओं ने जमकर बवाल किया। हाथों में पोस्टर लेकर वो काफी देर तक प्रधानमंत्री येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग करते रहे। वहां विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यही नहीं, खराब होती अर्थव्यवस्था के लिए भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। उधर महाराष्ट्र के लासलगांव में ट्रैक के मरम्मत के दौरान ट्रेन ने रेलवे के 4 कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए रेलवे के बाकी कर्मचारियों ने ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही ट्रेन के ड्राइवर को भी उन लोगों ने धर दबोचा। बताया गया कि गलत दिशा से आ रही ट्रेन को कर्मचारी देख नहीं पाए और उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। रूस ने यूक्रेन की सेना पर किए गए हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों और T-90 टैंकों से ताबड़तोड़ हमले को दिखाया गया।
और यूक्रेन की सेना के मजबूत गढ़ को तबाह करने का दावा किया गया। हालांकि युद्ध का ये मैदान किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस पूरे इलाके में दनादन चलती गोलियां और आग के गोले बरसते दिखे। बताया गया कि रूसी सेना की पैराट्रूपर टीम ने ड्रोन की मदद से पहले तो यूक्रेन की सेना की मौजूदगी का पता लगाया और फिर उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। यही नहीं, T-90 टैंकों से भी यूक्रेन की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। इधर मुंबई के मलाड में झुग्गियों में लगी आग से 12 साल के एक लड़के की मौत हो गई। बताया गया कि सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी जिसने भीषण रूप धारण कर लिया और करीब 25.5 लाख रुपयों की नकदी भी जब्त की गई। पुलिस को शक है कि ड्रग्स तस्करी का ये पूरा खेल पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। वहाँ के जो हैंडलर्स है पाकिस्तान बेस्ड, उनके जरिए ये स्मगलिंग करवाते हैं। पुलिस इस बात का पता लगाने में भी जुटी है कि ये ड्रग्स देश में कहां और किसे भेजे जाने थे। उधर जम्मू कश्मीर के उरी में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 1 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद हुआ। चलाया जा रहा है पाकिस्तान और करीब 25.5 लाख रुपयों की नकदी भी जब्त की गई। पुलिस को शक है कि ड्रग्स तस्करी का ये पूरा खेल पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। वहाँ के जो हैंडलर्स है पाकिस्तान बेस्ड, उनके जरिए ये स्मगलिंग करवाते हैं। पुलिस इस बात का पता लगाने में भी जुटी है कि ये ड्रग्स देश में कहां और किसे भेजे जाने थे। उधर न्यूजीलैंड में आए तूफान ने वहां के कई इलाकों में तबाही मचा दी। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ऑकलैंड से आई तस्वीरों ने तो लोगों को डरा कर रख दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर की सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी। तूफानी हवाओं की वजह से कई पेड़ अपनी जगह से उखड़कर सड़क पर गिर गए। वहां के कई मकानों में पानी भर गया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एक पेट्रोल पंप पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। यही नहीं, समंदर में चलने वाली छोटी नाव तेज हवाओं की वजह से उड़कर सड़क पर पहुंच गई। हालांकि प्रशासन ने वहां राहत बचाव का काम तेज कर दिया। समंदर की लहरों को रोकने के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर तक डोल गए। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से ऑकलैंड में पिछले 24 घंटों में 4 इंच बारिश हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जबकि 46,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई है। और डराने वाली बात यह है कि तूफान की वजह से समंदर का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। तूफान की वजह से लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। अचानक दोस्ती करना, अचानक दुश्मनी करना, अचानक दोस्ती करना, अचानक दुश्मनी करना, ये उसका शौक है यारो, सभी से दिल लगी करना। सौबात की एक बात कही राही ने, अंधेरे आंधियां बनकर चिरागों को बुझाते हैं। बड़ा मुश्किल है दुनिया में जरा सी रोशनी करना। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। सौबात की एक बात।